एपिसोड स्टार्ट होता है और कोमुन को लेने के लिए केंची वहाँ पर पहुँच जाता है। कोमुन केंची को हग करती है और केंची को बोलती है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। केंची कोमुन को एक होटल के अंदर लेके जाता है। होटल का रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को देखता है और वो केंची को बताता है कि हमारे पास हर तरह के रूम्स अवेलेबल हैं और अगर तुम्हें वाइब्रेटिंग बेड या फिर कोई लव चेयर चाहिए तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है। केंची को वो होटल थोड़ा सा ठीक नहीं लगता तो कोमुन को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही छोड़ दूंगा और इस होटल में हम नहीं रुकेंगे। कोमुन केंची को बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं सीधा ही घर चले जाऊं तो मुझे टैक्सी के पैसे दे दो। केंची वहाँ कोमुन से पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम इतनी बरसात में रोड पर अकेले चल रही थी, क्या तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है कि तुम्हारे साथ वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। केंची वहाँ पे कोमुन को काफ़ी ज़्यादा डांटता है और केंची को ऐसे गुस्से में देख के कोमुन उसके साथ फ्लर्ट करती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों डांट रहे हो, तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते। और वो केंची के पास जाके उससे पूछती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो अभी मुझे बता दो। कोमुन की बातों से बचने के लिए केंची सीधा ही रिसेप्शनिस्ट के पास चल जाता है और उससे एक रूम रेंट पे मांगता है। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तब केंची को पता चलता है कि वो अपना पर्स तो घर पर ही भूल गया। कोमुन केंची को बिल्कुल भी ताना नहीं मारती, उल्टा उसे अप्रिशिएट करती है और उसको बोलती है कि मुझे तो खुशी है कि तुम मेरी चिंता में सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गए। वो केंची को बोलती है कि जल्दी से बाइक स्टार्ट करो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही चलूँगी। पीछे से रिसेप्शनिस्ट केंची को एडवाइस करता है कि आगे जाके एक सस्ता सा मोटेल है और वहाँ पर पैसे बाद में भी चल जाते हैं, तुम चाहो तो इस लड़की को तुम्हारे साथ वहाँ पर ले जा सकते हो। मजबूरन केंची कोमुन को अपने साथ अपने रूम पर ही ले आता है। कोमुन केंची के रूम को देखती है और उस रूम की काफ़ी तारीफ करती है और केंची को बोलती है कि ये रूम तो बिल्कुल ही कमाल का है, कैसे एक छोटे से रूम में ही सब कुछ फिट हो गया। साथ ही वो केंची को बोलती है कि तुम्हारा रूम तो किसी पिंजरे जैसा दिखता है। केंची कोमुन को चेंज करने के लिए कुछ कपड़े देता है और कोमुन केंची से सेंची के बारे में पूछती है। केंची वहाँ कोमुन को बोल देता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सेंजी से ना मिलो। कोमुन को लगता है कि केंची इस बात से जेलस है, इसलिए वो बोलती है कि मुझे केंची पसंद है और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सेंजी अभी भी केंची से नाराज़ था, इसलिए केंची उसे मनाने के लिए उसके पास चला जाता है। केंची सेंजी को बताता है कि आज मुझे किसी ने बहुत तेज थप्पड़ मारा और इतनी तेज मारा कि मेरे मुंह से खून निकलने लग गया, इसलिए मेरा मूड ऑफ था और इसलिए मैंने तुम्हें डांट दिया। सेंजी जब केंची के फेस की तरफ देखता है तो केंची के फेस पे कोई भी निशान नहीं होता, तो सेंजी को लगता है कि केंची उससे झूठ बोल रहा है। सेंजी केंची का बड़ा भाई था, इसलिए वो बड़ा भाई होने के नाते केंची को झूठ बोलने के लिए वहीं पर ही पीटता है। सेंजी केंची की थोड़ी सी पिटाई करता है और फाइनली उन दोनों में सुलह होती है और सेंजी डिनर के लिए मान जाता है। जेसू और कोमुन की मम्मी उन दोनों की बातें सुन रहे थे, इसलिए जब केंची रूम से बाहर आता है तो जेसू उसे ताना मारता है कि पता नहीं तुझे सबसे मार खाने में क्या मज़ा आता है। केंची उन दोनों को वहाँ पर थोड़ा कन्विंस करता है और अपना डिनर अपने रूम के अंदर ही ले जाता है। वहीं पर ही कोमुन और केंची साथ में डिनर करते हैं। कोमुन केंची से खाने की तारीफ़ करती है और उसको बोलती है कि तुम्हारी मकान मालकिन तो काफ़ी अच्छा खाना बना लेती है, अगर कोई रूम खाली हो तो मुझे बताना, मैं भी यहीं पर ही शिफ्ट हो जाऊंगी। केंची कोमुन से पूछता है कि जब तुम अपने घर पे होती हो तो तुम अक्सर क्या खाती हो। कोमुन केंची को बताती है कि मेरी कोई माँ नहीं है जो मुझे प्यार से खाना बना के खिलाए, इसलिए जब भी मैं अपने घर पे होती हूँ तो हमेशा भूखी होती हूँ और कुछ भी खाना नहीं खाती। हॉस्पिटल में जूरी की नाइट शिफ्ट थी, इसलिए वो वहाँ पे पेशेंट्स को चेक करती है। साथ ही वो मिस पार्क से डिस्कस करती है कि आज दिन में जो कुछ भी हुआ उसका क्या रीज़न हो सकता है। मिस पार्क वहाँ पर जूरी को बताती है कि कई बार ऑपरेशन के बाद पेशेंट अपना आपा खो देते हैं और ऐसी हरकतें कर बैठते हैं। जूरी मिस पार्क को बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा अपनी बीमारी के चलते किया होगा, बल्कि मुझे लगता है कि उनको पता होगा कि कोमुन उनकी बेटी है और वो कोमुन से बहुत ज़्यादा नफरत करते होंगे, इसलिए वो कोमुन को मारना चाहते होंगे। मिस पार्क वहाँ पर उल्टा जूरी को ही समझाती है और उसको बोलती है कि मैं भी ये सोच ही रही थी कि जब कोमुन और तुम एक दूसरे को अच्छे से जानते हो तो तुम ये बात हॉस्पिटल स्टाफ से क्यों छुपा रही थी। मिस पार्क वहाँ पर जूरी को बोलती है कि पक्का इसका मतलब ये है कि तुम्हें कोमुन पसंद नहीं है और तुम कोमुन से नफरत करती हो और इसीलिए तुम कोमुन के बारे में इतना नेगेटिव सोच रही हो। साथ ही वो जूरी को बोलती है कि तुम्हें इस बारे में एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है और तुम्हें सोचना चाहिए कि कहीं तुम कोमुन के बारे में इतना नेगेटिव इसलिए तो नहीं सोच रही क्योंकि तुम कोमुन से नफरत करती हो। जूरी को भी वहाँ पर लगता है कि मुझे कोमुन पसंद नहीं है और इसलिए मैं उसके बारे में नेगेटिव सोच रही हूँ।
खाने के बाद केंची वहाँ पे बर्तन धोता है और कोमुन केंची के साथ मजाक करती है और उसको बोलती है कि पक्का पिछले जन्म में तुम एक नौकर रहे होगे और मैं तुम्हारी मालकिन। केंची को ये सुन के थोड़ा गुस्सा आता है और वो कोमुन को बोलता है कि तुम उठो यहाँ से, मैं तुम्हें टैक्सी के पैसे देता हूँ और तुम यहाँ से चली जाओ। कोमुन कहीं भी जाने से साफ मना कर देती है तो केंची मजबूरन कोमुन को वहाँ बिस्तर से उठाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। कोमुन भी खुद को बचाने के लिए वहाँ पर चिल्ला देती है और केंची उसका मुंह बंद करता है, लेकिन तब तक जेसू तक उसकी आवाज़ पहुँच जाती है और जेसू को लगता है कि ऊपर कोई चिल्ला रहा है। जेसू केंची को चेक करने के लिए उसके रूम के बाहर आता है, लेकिन केंची रूम के बाहर ही जेसू को संभाल लेता है। वो जेसू को कन्विंस कर देता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और उसको नीचे जाने के लिए बोल देता है, लेकिन अंदर से कोमुन रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है और केंची के सामने शर्त रखती है कि अगर मुझे आज रात यहाँ पर रुकने दिया तो ही मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलूँगी। मजबूरन केंची उसकी शर्त मान लेता है और कोमुन को वहाँ पर रुकने देता है। केंची जेसू को झूठ बोल के वहाँ से भगा देता है, इसलिए कोमुन केंची को बोलती है कि तुम्हारा फेस तो कितना ज़्यादा सच्चा लगता है और तुम्हारे फेस को देख के कोई भी धोखा खा सकता है। केंची वहाँ पर कोमुन को बताता है कि मेरे भाई को एक्सप्रेशंस पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो हमेशा मेरा चेहरा देखता रहता है और वो पहचान लेता है कि मेरे चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है, इसलिए मैं हमेशा ही अपने चेहरे को एक ही एक्सप्रेशन में रखता हूँ और लोग भी इससे धोखा खा जाते हैं। कोमुन केंची की बचपन की फ़ोटोज़ देखती है और केंची को बोलती है कि तुम तो बचपन से ही ऐसे झूठा मुस्कुराते हो। साथ ही वो केंची से उस लड़की के बारे में पूछती है जो उसे बचपन में पसंद थी। कोमुन पूछती है कि क्या तुम्हें वो लड़की अभी भी याद आती है, तो केंची कोमुन को बोलता है कि नहीं, मैं उस लड़की को भूलना चाहता हूँ। कोमुन केंची को बोलती है कि फिर तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा बुरी रही होगी, इसलिए तुम उसे भूलना चाहते हो। केंची कोमुन को भड़कता है और उसको बोलता है कि वो लड़की बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, उसने मेरी जान बचाई थी, बल्कि मैं ही एक बुज़दिल लड़का था, इसलिए मैं उसके सामने से भाग गया। अगली सुबह जूही अपनी शिफ्ट पूरी करके वापस घर आती है और रास्ते में आते टाइम वो मिल्क के 2 पैकेट भी ले आती है। वो केंची का पैकेट केंची को देने के लिए खुद ही उसकी छत पे जाती है और वो देखती है कोमुन ऑलरेडी केंची के घर के बाहर खड़ी है। जूही कोमुन से वहाँ पर आने का रीज़न पूछती है तो कोमुन उल्टा ही जूही से पूछती है कि लगता है तुमने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी है। जूही कोमुन को बताती है कि मैंने कोई जॉब शुरू नहीं की है, बल्कि ये मेरा ही घर है और केंची मेरे ही घर में रहता है। साथ ही वो कोमुन को चिढ़ाने के लिए कोमुन को बोल देती है कि केंची मेरे ही कहने पर इस शहर में आया है और मेरे ही कहने पर उसने ये जॉब स्टार्ट की है। कोमुन भी जूही को जलाना चाहती थी, इसलिए वो जूही को बोलती है कि आज रात मैं इसी घर में रुकी थी और हमारे बीच कुछ हुआ था। जूही को कोमुन पे गुस्सा आता है और वो कोमुन को बोल देती है कि पक्का तुमने केंची को पैसे दिए होंगे, वरना तुम्हारी जैसी लड़की को कोई भी लड़का पसंद नहीं करता। कोमुन भी गुस्से में जूही को सुना देती है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी हमेशा अच्छी बनने का नाटक करती हो, तुम सामने तो सबकी तारीफ करती हो और पीठ पीछे बुराई करती हो। वहीं पर ही कोमुन और जूही के बीच में बहस हो जाती है और बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक पहुंच जाती है और जूही और कोमुन के बीच हाथापाई हो जाती है। तभी वहाँ पर केंची आता है और केंची उन दोनों को छुड़वाता है। कोमुन और जूही के झगड़े की वजह से उन लोगों की आवाज़ नीचे तक पहुंच जाती है और बाकी के लोग भी छत पे आ जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि कल रात यहाँ पर कोमुन आई थी। केंची कोमुन का हाथ पकड़ता है और गुस्से में उसे घर से बाहर निकालते हुए रोड के बीच में लाके खड़ा कर देता है। साथ ही वो कोमुन के हाथ में टैक्सी के लिए कुछ पैसे देता है और कोमुन को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। कोमुन वहाँ पर केंची को बोलती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन केंची कोमुन की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। सेंची भी केंची से नाराज़ हो जाता है क्योंकि रात को उसकी फेवरेट राइटर कोमुन यहाँ पर आई थी और केंची ने उसे बताया भी नहीं। केंची वहाँ पर सेंची को मनाता है, साथ ही वो सेंची से प्रॉमिस करता है कि अगली बार जब कोमुन यहाँ पर आएगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊँगा। दूसरी तरफ जूही भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि केंची ने उसकी पीठ पीछे कोमुन को वहाँ पर बुला लिया और रात को वहाँ पर रुकने भी दिया। जूही को मनाने के लिए उसकी माँ उसके रूम में आती है और वो जूही को बताती है कि मर्दों को पटाना हमारे टाइम से ये एक मुश्किल काम रहा है और अगर तुम्हें अपना पसंदीदा मर्द चाहिए तो उसके लिए तुम्हें ताकत से काम लेना होगा और ताकत के लिए तुम्हें खाना खाना होगा। जूही की माँ उसे खाना खिलाती है, साथ ही वो जूही से पूछती है कि ये कोमुन वही लड़की है ना जो बचपन में तुम्हारी दोस्त थी और जिसे तुम अक्सर हमारे घर पे खाना खाने के लिए लेके आती थी। जूही अपनी माँ को बताती है कि वो मेरी कोई दोस्त नहीं थी, वो हमेशा से ही एक बुरी लड़की थी।
सोंगजे मिस्टर ली सांग के पास फ़ोन करती है और उनको जल्द ही सोल में वापस बुला लेती है। वहाँ पर आने के बाद वो ली सांग को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसके अंदर कोमुन और वो आदमी जो कि कोमुन ने सीढ़ी से नीचे गिरा दिया था, उन लोगों के बीच की बातें थी। वो आदमी अपना मुंह बंद रखने के लिए उन लोगों से काफ़ी सारे पैसे की डिमांड करता है और वो पैसे इतने ज़्यादा होते हैं कि मिस्टर ली सांग का सारा ही बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। पैसे ना होने की वजह से उनके काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ भी अपनी जॉब छोड़ के चले जाते हैं। ली सांग को जल्द ही ये बात समझ आ जाती है कि अगर कोमुन ने जल्द से जल्द नई बुक नहीं लिखी तो वो सभी लोग रोड पे आ जाएंगे। इसलिए वो सोंगजे को कोमुन के पास भेजता है ताकि सोंगजे कोमुन को उनकी सिचुएशन के बारे में बताए और जल्द से जल्द नई बुक लिखे। रात को जेसू और गेंजी साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं और जेसू वहाँ पर गेंजी से पूछता है कि तू इतनी रात में कोमुन को लेने के लिए गया, उसको खाना खिलाया और रात को उसे रुकने भी दिया, क्या तुझे कोमुन से प्यार हो गया है? लेकिन गेंजी उसको समझाता है कि मुझे कोमुन से प्यार नहीं है, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। लेकिन मन ही मन वो कोमुन का दिया हुआ घाव देखता है और उसे देख के मुस्कुराने लगता है। कोमुन तो ऑलरेडी ही गेंजी से नाराज़ थी, इसलिए जब भी उसे गेंजी पे गुस्सा आता था तो गेंजी के कपड़ों को अपने पैरों से कुचलती थी और गुस्सा शांत होने पर वो उस कपड़े को संभाल के रख देती थी। अगले दिन ली सांग और सोंगजे सुबह सुबह ही कोमुन के घर पे पहुंच जाते हैं और ली सांग कोमुन को सारा हाल बयां करता है। साथ ही वो कोमुन को बोलता है कि अब मैं बिल्कुल ही कंगाल हो चुका हूं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक घर तक रेंट कर सकूं, इसलिए अब से जब तक कि तुम एक नई बुक नहीं लिख देती मैं तुम्हारे साथ इसी घर के अंदर रहूँगा। कोमुन अगले दिन फिर से हॉस्पिटल में पहुँचती है और वहाँ पर सीधे ही डायरेक्टर के रूम में चली जाती है। डायरेक्टर वहाँ पे कोमुन को देख के समझ जाता है कि पक्का कोमुन उस हुए हादसे के बारे में बात करना चाहती है, इसलिए वो कोमुन से पहले ही माफ़ी मांगता है और उसको बोलता है कि उस हादसे से हमारा कोई लेना देना नहीं है और पेशेंट अक्सर ऐसा कर बैठते हैं। कोमुन डायरेक्टर को बोलती है कि तुम्हारी इस छोटी सी सॉरी से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि मुझे बदले में कंपनसेशन चाहिए। कोमुन डायरेक्टर से डिमांड करती है कि तुम्हारी सॉरी के बदले मेरी क्लासेस फिर से स्टार्ट की जाए, लेकिन डायरेक्टर कोमुन को परमिशन नहीं देता, बल्कि कोमुन को बोलता है कि मैं पहले अपने स्टाफ के साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। जूरी भी गेंजी को शाम को अकेला देखती है और उसको अकेला देख के वो उसके पास जाती है और गेंजी से कन्फेस करती है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। बल्कि गेंजी उल्टा जूरी को एडवाइस करता है कि तुम मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेरा कोई भी भरोसा नहीं है और वैसे भी मैं लड़कियों को डेट नहीं करना चाहता। जूरी गेंजी को समझाती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम अपने भाई की वजह से अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं आने देना चाहते, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई का हमेशा ख्याल रखूँगी। गेंजी फिर भी जूरी का ऑफर ठुकरा देता है, तो फाइनली जूरी गेंजी को बोल देती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पसंद करते हो या फिर नहीं, पर मैं हमेशा ही तुम्हें पसंद करूँगी और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऐसा करने से ना रोको। कोमुन भी उस टाइम हॉस्पिटल में ही थी और वो गेंजी और जूरी को बातें करते हुए सुन लेती है। कोमुन गेंजी से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो सेंजी को अपने साथ अपने घर पे ले जाती है। गेंजी सेंजी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सेंजी उसका फ़ोन नहीं उठाता, तो वो हॉस्पिटल के स्टाफ से सेंजी के बारे में पूछता है और वहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ से उसे पता चलता है कि सेंजी कोमुन के साथ ही गया है। रास्ते में कोमुन सेंजी से पूछती है कि उसे आखिर क्या पसंद है, तो सेंजी कोमुन को बताता है कि मुझे ढेर सारे पैसे पसंद है और मुझे एक कैंपिंग कार भी पसंद है। घर पहुंचने के बाद कोमुन सेंजी को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसमें सेंजी को कोमुन के लिए ड्राइंग्स बनानी थी और बदले में कोमुन उसे एक कैंपिंग कार देने वाली है, इसलिए खुश होकर सेंजी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। कोमुन सेंजी के साथ मिलकर काफ़ी सारी ट्रिक करती है और तभी उसके पास गेंजी का फ़ोन आता है। गेंजी कोमुन से सेंजी के बारे में पूछता है तो कोमुन उसको बताती है सेंजी मेरे साथ ही है और मेरे घर पे है। गेंजी कोमुन को बोलता है तो मैं सेंजी को लेने के लिए तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। कोमुन गेंजी से पूछती है कि पर तुम्हें तो पता ही नहीं कि मैं रहती कहाँ हूँ और मेरा घर कहाँ पर है। गेंजी कोमुन को बताता है कि मुझे अच्छे से याद है तुम्हारा घर कहाँ पर है। कोमुन गेंजी से पूछती है कि क्या फिर तुम्हें बाकी सब भी याद है, तो गेंजी उसे बताता है कि हाँ मुझे बाकी सब बातें भी याद है। गेंजी सेंजी को लेने के लिए कोमुन के घर पे पहुंच जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 5 एंड हो जाता है।